सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल बेसिक कोडिंग। और आई होप आप लोगों की सी की प्रोग्रामिंग अच्छी चल रही होगी। तो आज के हमारे लेक्चर्स का टॉपिक है डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन। हम लोग पहले ये ख़त्म करेंगे, फिर हमारा मेन टॉपिक फॉर्मेट स्पेसिफायर, उसके बाद लास्ट में हम इनपुट आउटपुट देखने वाले हैं। ठीक है, तो जल्दी से हमारा एक जो बेसिक स्ट्रक्चर था प्रोग्राम का वो हम लिख लेते हैं। और अगर आप अभी साथ में मेरे साथ अगर आप कोड कर रहे हैं तो मैं चाहता हूँ कि आप साथ में ही कोड करें मेरे साथ। ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बेसिक स्ट्रक्चर अपना लिख दिया प्रोग्राम का। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि हमारा जो प्रोग्राम होता है, कोई भी प्रोग्राम, उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर ये वाला होता है। ये सब प्रोग्राम में रहता ही रहता है। तो अब पहले हम लोग देखेंगे डिक्लेरेशन। ठीक है, डिक्लेरेशन मतलब क्या होता है कि सिंपल डेफिनेशन में अगर आप बोलोगे तो डिक्लेरेशन का मतलब होता है डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कमेंट में, डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल। इसको हम लोग डिक्लेरेशन बोलते हैं। ये वेरिएबल को डिक्लेयर करना हम लोग डिक्लेरेशन बोलते हैं। इंट बी, ये हमारा लाइन डिक्लेरेशन है। ठीक है, इंट बी मैंने लिख दिया तो ये हमारा डिक्लेरेशन हो गया। बस इतना ही सिंपल है डिक्लेरेशन। अब कुछ भी मतलब एक वेरिएबल बनाओ और उसका डेटा टाइप आप लिख दो, उससे हम लोग डिक्लेरेशन बोलते हैं। ये भी हमारा एक डिक्लेरेशन है। एक छोटी सी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, हर एक लाइन के बाद आपको एक सेमी कॉलन देना जरूरी है। ये सेमी कॉलन मतलब बताता है कि हमारा स्टेटमेंट यहाँ पर खत्म हो चुका है। तो जरूरी नहीं है कि आप सेमीकोलन डालो तो आपको नेक्स्ट लाइन में टर्मिनेट कर ही जाना है। आप इसके बाद भी कुछ लिख सकते हो, जैसे मैं यहाँ पर एक और लिख देता हूँ, तो इसमें कोई एरर नहीं है। बस आपको एक सेमीकोलन डालना है, उसका मतलब वहां पर एक लाइन खत्म हो चुका है। लेकिन अगर आप ये करोगे, यहाँ पर अगर आप सेमीकोलन नहीं डालोगे तब ये एरर दिखाएगा, रेड लाइन बन गया, इसका मतलब वो एरर है। तो हर एक लाइन के बाद आपको एक सेमीकोलन डालना मस्ट है। यहाँ पर आप कितने भी ऐड कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज आप ध्यान रखना, किसी भी दो वेरिएबल का नाम आप सेम मत रख देना, आप ऐसा नहीं कर सकते हो। एरर आपको दिखा रहा है, ये बता रहा है कि बी आपने यहाँ भी डिक्लेयर करके रखा हुआ है, फिर आप यहाँ पर एक डिक्लेयर कर रहे हो। ये नहीं हो सकता है, क्योंकि बी के अंदर आप दो वैल्यूज नहीं रख सकते हो कभी भी। ऐसा नहीं हो सकता कि बी टू भी स्टोर कर रहा है, थ्री भी स्टोर कर रहा है। देखो आप यहाँ पर एक एरर बता रहा है हम लोगों को रेड लाइन से। तो एक वेरिएबल के अंदर एक ही डेटा टाइप रह सकता है, इसलिए एक ही नाम का एक ही वेरिएबल हो सकता है। अगर आपको बी नाम का ही दो वेरिएबल बनाना तो आप कैपिटल बी कर दो, क्योंकि हमारा जो सी होता है वो केस सेंसिटिव होता है, इसलिए ये बी और ये बी अलग है। तो अब देखो आप एरर हट चुका है। ठीक है, तो ये हमारा डिक्लेरेशन, इसे हम डिक्लेरेशन बोलते हैं। डिक्लेरेशन इज बेसिकली डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल एंड इट्स डेटा टाइप। आपको डेटा टाइप बताना बहुत ही जरूरी है। मैंने आपको पिछले ही वीडियो में बताया था कि ये क्यों जरूरी है, क्योंकि हमारा कंपाइलर उसे हमें बताना पड़ता है ना भाई कि हमारा वेरिएबल किस टाइप का डेटा स्टोर कर रहा है। तो इसे हम लोग डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल बोलते हैं। तो इतना सिंपल। अब हम लोग समझते हैं इनिशियलाइजेशन क्या होता है। इनिशियलाइजेशन मतलब किसी भी वेरिएबल को कुछ डेटा से इनिशियलाइज कर देना। इनिशियलाइज मतलब उसको कोई वैल्यू दे देना, उसके अंदर कोई वैल्यू स्टोर कर देना। जैसे हमारा एक वेरिएबल हमने बना के रखा है इंट बी, तब हम बी के अंदर अब वैल्यू डालेंगे, बी इज इक्वल टू 3। तो ये जो हमारा लाइन है, ये है हमारा इनिशियलाइजेशन। ये हमारा लाइन है इनिशियलाइजेशन। मतलब हम लोग एक वेरिएबल बनाया था, हमने बी डिक्लेयर किया था एक वेरिएबल को। अब उस वेरिएबल में हम लोग वैल्यू डाल रहे हैं, बी इज इक्वल टू 3 कर दे रहे हैं। तो इसे हम लोग इनिशियलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, हम लोग एक्स वाई जेड में भी कोई वैल्यू डाल देते हैं, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 3.45।
तो ये हमने इनिशियलाइज कर दिया। फ्लोट है, इसका डेटा टाइप मतलब एक्स वाई जेड में आप उसी तरह के डेटा स्टोर कर सकते हो जो डेसिमल पॉइंट में हो, जैसे यहाँ पर 3.14। अगर आप इंटीजर डालोगे या कुछ और डाल दोगे तो वो गलत हो जाएगा। तो ये हमारा होता है डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल एंड इनिशियलाइजिंग अ वेरिएबल। इसके कुछ और कॉन्सेप्ट्स मैं आपको डीप में थोड़ा बताता हूँ। आप एक ही साथ ये कर सकते हो, ठीक है। आपने ए बी सी तीन वेरिएबल बना लिया और आपने एक ही डेटा टाइप इंट लगा दिया। इसका मतलब ये कि जो ए बी सी तीनों का डेटा टाइप हमारे पास इंट आ जाता है। आपको ये करने की जरूरत नहीं है हर बार इंट ए फिर इंट बी फिर इंट सी। ये बहुत मतलब टाइप करने में भी आपका समय जाएगा, फिर ये अच्छा भी उतना दिखता नहीं है। इसलिए मैं बोलूंगा आप ए कॉमा बी कॉमा सी। तो आपने तीन वेरिएबल बना लिया ए बी सी और आपने उसका एक कॉमन डेटा टाइप असाइन कर दिया इंट। तो ये आप यूज कर सकते हो जब भी आपको तीन चार आपको वेरिएबल असाइन करना हो जिसका सेम डेटा टाइप है। आप इसको बाकी के लिए भी यूज कर सकते हो, फ्लोट एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। आपने एक्स वाई जेड तीन वेरिएबल बनाया और इन तीनों का डेटा टाइप आपने फ्लोट रख दिया, ठीक है। ये एक चीज। अब आप डिक्लेयर और इनिशियलाइज एक ही लाइन में आप कर सकते हो, जैसे इंट एक्स इज इक्वल टू 4। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन दोनों एक साथ हो रहे हैं। इंट एक्स इतना पार्ट जितना ब्लू में हाईलाइटेड है वहां पर हमारा डिक्लेरेशन हो रहा है, मतलब हमने एक वेरिएबल बनाया एक्स और उसके अंदर हमने एक वैल्यू उसका डेटा टाइप हमने असाइन कर दिया इंट, तो ये हमारा डिक्लेरेशन हो गया। अब ये ब्लू हाईलाइट में आप देखो x इज इक्वल टू 4, मतलब हमने अब x के अंदर 4 रख दिया, तो इसे हमने इनिशियलाइजेशन बोलते हैं। तो इस लाइन में इनिशियलाइजेशन डिक्लेरेशन दोनों हो रहा है, डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन दोनों साथ साथ हो रहा है। तो मैंने सिर्फ यहाँ इंट का एग्जांपल लिया है, कार फ्लोट डबल बूल कुछ भी आप कर सकते हो, ठीक है। सबके साथ सेम चीज वैलिड होता है, बस आपको इतना पॉइंट ध्यान में रखना है। किसी एक वेरिएबल में आप एक से ज़्यादा वैल्यूज असाइन नहीं कर सकते हो। आप एक ही बहुत सारे डेटा टाइप बहुत सारे वेरिएबल को एक ही डेटा टाइप एक ही लाइन में आप दे सकते हो। इनिशियलाइजेशन एंड डिक्लेरेशन एक ही लाइन में किया जा सकता है। तो यहाँ पर हमारे डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हमारे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की तरफ जिसका नाम है फॉर्मेट स्पेसिफायर। यहाँ पर मैं जल्दी से कोड लिख देता हूँ। ठीक है, आप यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पर क्या किया, बस एक नंबर प्रिंट कराया 4। प्रोग्राम रन करता हूँ, ये देखो 4 आउटपुट आ रहा है। मतलब ये प्रोग्राम क्या कर रहा है, यहाँ पर 4 आउटपुट करा रहा है, ओके। अब यहाँ पर आप देखो ये 4 तो आप समझ गए कि यही भाई यही 4 हमारा प्रिंट आ रहा है। लेकिन ये ये क्या है भाई, हमारा डबल इन्वर्टेड कॉमा में परसेंटेज जी, कहीं ये स्ट्रिंग तो नहीं, नहीं ये स्ट्रिंग नहीं है। ये हमारा यही हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर है। ये फॉर्मेट पढ़ के आप मत बोलना कि ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है, वो बहुत जगह लिख देता है। ये हमारा जो है ये हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर है। अब बात कर लेते हैं कि इसका काम क्या है भाई, इसे हम डालते क्यों हैं। तो जब भी हमारा कोई इंटीजर हमें प्रिंट कराना रहता है तो हमें पहले ही प्रिंटफ जो फंक्शन है उसे हमें बता देना रहता है कि जो हम आउटपुट कराने वाले हैं वो किस टाइप का डेटा है, मतलब डेटा टाइप सी टाइप का। तो जो 4 है वो हमारा इंट डेटा टाइप है, इंटीजर डेटा टाइप है। तो इंटीजर डेटा टाइप जब भी हमें प्रिंट कराना रहता है या हमें इनपुट लेना रहता है तो हम परसेंटेज डी का यूज करते हैं इंटीजर इनपुट या आउटपुट कराने के लिए। यहाँ पर मैं कमेंट में लिख देता हूँ, इसके नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, आपको किसी भी चीज़ की चिंता करने की जरूरत नहीं। और आप याद रखो कि हमेशा परसेंटेज डी ये जो डी हमेशा रहेगा वो स्मॉल डी में ही रहेगा, कैपिटल डी में फिर एरर आ जाएगा। मुझे याद नहीं ठीक से एरर आता है या नहीं, चलिए देख लेते हैं। आपको जब भी कुछ नहीं समझ में आए आप कोड करके देख लिया करो। परसेंटेज नहीं, फिर ये स्ट्रिंग पढ़ रहा है, इसे परसेंटेज को ये स्ट्रिंग पढ़ रहा है, तो ये आप नहीं कर सकते हो। आपको सिर्फ स्मॉल डी ही यूज करना है।
is used for int data type। ठीक है, परसेंटेज डी हमारा इन डेटा टाइप के लिए यूज किया जाता है। किस चीज के लिए यूज किया जाता है? प्रिंट कराने के लिए या इनपुट लेने के लिए, क्योंकि हमें यहाँ जो प्रिंटफ स्टेट फंक्शन है ये भी एक फंक्शन है। बिकॉज यहाँ पर आप देखो एक वर्ड, मैं जब मैं पढ़ रहा था तो मैं फंक्शन को ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करता था। फंक्शन आप बस इतना याद रखो, किसी भी वर्ड के बाद ओपनिंग ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट हो तो वो एक फंक्शन है, उसका कुछ ना कुछ काम होगा ही होगा। ऐसे बहुत सारे फंक्शन होंगे बाद में, जैसे इफ एल्स, फॉर लूप, तो ये सब जगह ब्रैकेट आते हैं, तो वो सब एक फंक्शन, बिकॉज सबका कुछ ना कुछ काम है। तो हमारे प्रिंटफ फंक्शन का क्या काम है भाई? प्रिंट कराना। ठीक है, तो यहाँ पर हम फोर प्रिंट करा रहे हैं, तो हमारे प्रिंटफ फंक्शन को बताना पड़ेगा कि फोर हमारा किस टाइप का डेटा है, वो इंटीजर डेटा है। तो इंटीजर डेटा टाइप को बताने के लिए हम लोग परसेंटेज डी का यूज करते हैं। यहाँ पर आप बताने के लिए इंट नहीं यूज कर सकते हो, वो गलत है, आपको परसेंटेज डी ही यूज करना पड़ेगा। एक और, अगर आप सोच रहे हो कि इंटीजर है तो डी क्यों आई क्यों नहीं, तो आप आई भी यूज कर सकते हो, स्मॉल आई। ठीक, यहाँ पर देख लेते हैं एक बार, ये फोर आ गया। मतलब आप परसेंटेज डी यूज कर सकते हो या परसेंटेज आई यूज कर सकते हो इंटीजर के लिए। आप आई ही यूज करो, बिकॉज आई इज फॉर इंटीजर, आपको याद भी रहेगा, याद करने में कोई दिक्कत भी नहीं आपको आएगी। ठीक है, यहाँ इनपुट लेने के लिए भी सेम चीज होता है। इनपुट भी इसी लेक्चर में आपको बताऊंगा कि इनपुट क्या होता है, कैसे लिया जाता है, आउटपुट कैसे होता है। आउटपुट तो कैसे होता है अब आपको पता चल ही गया होगा, फिर भी ये रेड इसलिए, ए को इसलिए एरर मार्क कर रहा है क्योंकि ए एक वेरिएबल है, ए हमने असाइन नहीं किया है, ए हम असाइन कर देते हैं, एरर हट गया। तो देखो हमने यहाँ एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंट ए। अब डिक्लेयर और इनिशियलाइज दोनों को आप कभी भी मिक्स मत करना। इनिशियलाइज मतलब जब भी हम वेरिएबल को एक वैल्यू देते हैं उससे हम इनिशियलाइजेशन बोलते हैं, और जब भी हम एक वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, डिक्लेयर मतलब उसका डेटा टाइप बताते हैं प्रोग्राम को, तो वो हमारा डिक्लेरेशन होता है। तो यहाँ पर हम डिक्लेयर कर रहे हैं वेरिएबल को, इंट ए को डिक्लेयर कर रहे हैं। तो स्कैनफ का काम क्या है याद रखना आप, ये स्कैनफ भी एक फंक्शन है बिकॉज इसके बाद ब्रैकेट लगा हुआ है। तो स्कैनफ फंक्शन का क्या काम है? कुछ भी इनपुट लेना, ये कुछ आउटपुट नहीं कराता। प्रिंटफ आउटपुट कराता है, स्कैनफ इनपुट कराता है। ओके, तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, एक इंटीजर हमने बना लिया वेरिएबल जिसका डेटा टाइप इंट है, मतलब ये एक इंटीजर स्टोर करेगा। अब हम स्कैनफ को बता रहे हैं कि तुम्हें किस टाइप का डेटा इनपुट लेना है, तो तुम्हें डी टाइप का डेटा इनपुट लेना, मतलब इंटीजर टाइप का, बिकॉज परसेंटेज डी और परसेंटेज आई इंटीजर डेटा टाइप को एक्सेप्ट करने में काम आता है। यहाँ पर आई लिख देता है, आई इज फॉर इंटीजर, अब डी छोड़ दो, डी भूल जाओ, आप आई यूज करना, आई इज फॉर इंटीजर। तो हमारा जो ए है वो इंटीजर डेटा टाइप एक्सेप्ट करेगा। अब ये एंड हम क्यों डालते हैं, वो जब मैं इसी लेक्चर में, जब मैं आखिर में इनपुट पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर एम्परसेंड हम लोग क्यों यूज करते हैं। शॉर्ट में आप जान लो ये एड्रेस है, मतलब जब भी आप नंबर दोगे तो एड्रेस ऑफ ए, आप ऐसा समझ लो, एम्परसेंड का मतलब यहाँ पर एड्रेस होता है। तो एम्परसेंड मीन्स एड्रेस ऑफ, एम्परसेंड का मतलब एड्रेस ऑफ, एड्रेस ऑफ किसका? ए। तो ये जो भी हम नंबर इनपुट करेंगे वो बताएगा कि एड्रेस ऑफ ए, मतलब आपको ए में ये स्टोर कर देना है, ए का एड्रेस मिला हुआ है हमको, ए पे जाके वो डिलीवर करना है। आप ऐसा समझ सकते हो एम्परसेंड को। तो ये हमारा हो गया फॉर्मेट स्पेसिफायर। अब फॉर्मेट स्पेसिफायर के बहुत सारे नियम है, जैसे मैंने तो बता दिया कि इंट के लिए आप आई या परसेंटेज डी यूज कर सकते हो, वैसे ही आप एक शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस डी। कंट्रोल प्लस डी से क्या होता है, वो ऊपर वाला लाइन नीचे कॉपी हो जाता है, जितना भी आप कंट्रोल प्लस डी करते जाओगे वो कॉपी करते जाएगा। ठीक है, तो इतने लाइन मुझे चाहिए नहीं, गलती हो गया यहाँ पर थोड़ा सा, सिंपली ऐसे डिलीट कर लो सेलेक्ट करके। ठीक है, शिफ्ट प्लस डिलीट से आप डिलीट कर सकते हो मल्टीपल लाइंस को। तो मैंने बताया कि इंटीजर को प्रिंट करने के लिए आप आई यूज करते हो, वैसे ही अगर डेसिमल नंबर है 4.0, अब ये फ्लोट बन गया तो फ्लोट के लिए एफ सिंपल,
अगर यहाँ पर एक कैरेक्टर है बी, तो उसके लिए सी यूज कर सकते हो। अब कैरेक्टर है तो उसके आगे पीछे आपको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा तो लगाना ही होगा, अगर आप नहीं लगाओगे तो वो एरर आपको दिखाने वाला है। इसको मैं एक बार हटा देता हूँ। कैरेक्टर को आपको आउटपुट कराना तो सी यूज करो, समझ गए? तो बस इतना सिंपल है ये। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर का यही काम है, वो प्रिंटफ और स्कैनफ वाले स्टेटमेंट्स को, फंक्शंस को वो बताता है कि भाई तुमको किस टाइप का डेटा इनपुट लेना है या किस टाइप का डेटा तुमको आउटपुट करना है। तो ये हो गया हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर। आपको बस इसमें इतना याद रखना है कि जब भी इंटीजर आप आउटपुट या इनपुट कराओ तो आप परसेंटेज आई का यूज करो विथ डबल कोट्स। आपको फ्लोटिंग पॉइंट नंबर इनपुट या आउटपुट कराना है तो आप परसेंटेज एफ का यूज करो विद डबल कोट्स। आपको कैरेक्टर आउटपुट या इनपुट कराना है तो परसेंटेज सी का यूज करो विद डबल कोट्स। तो यहाँ पर आई होप आप लोगों को फॉर्मेट स्पेसिफायर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर 2-3 बार आप इनपुट आउटपुट वाले टास्क को करो। अगर आप बोलोगे तो मैं इसका क्वेश्चन भी बना दूंगा, मैं डाल ही दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप कर लेना वो क्वेश्चन, और उससे आपका प्रैक्टिस हो जाएगा फॉर्मेट स्पेसिफायर का। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, इनपुट और आउटपुट। इनपुट के लिए हमारा स्कैनफ होता है, स्कैन, और आउटपुट के लिए हमारा प्रिंटफ होता है। ठीक है, स्कैनफ क्या करता है, इनपुट लेता है, प्रिंटफ क्या करता है, आउटपुट देता है। तो जैसे हमारा अगर हमें कुछ इनपुट लेना है तो हम क्या करते हैं, पहले मैंने आपको बताया था जिस टाइप का डेटा आपको इनपुट लेना है उससे पहले मैं आपको इजी तरीका बताता हूँ। जैसे आप अगर कंफ्यूज हो रहे होगे कि स्कैनफ को कुछ ऐसा मैं लिख रहा हूँ, परसेंटेज डी कॉमा परसेंट ए, अगर इतना आपको लिखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो कि परसेंटेज डी कहाँ आएगा, ए कहाँ आएगा, एम परसेंट कहाँ आएगा, ये कॉमा कहाँ पर आएगा, तो इसका एक सिंपल तरीका है। आप स्कैनफ और ये सिंपल खाली ब्रैकेट डाल दो और सेमीकोलन तो ऑब्वियसली आता ही आता है। तो इतना आप लिख दो बस। उसके बाद आप देखो आपको किस वेरिएबल, पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं क्योंकि हमारा इनपुट किसी वेरिएबल में ही जाएगा। इंट ए हमने एक वेरिएबल बना लिया। अब आपको एक नंबर इनपुट लेना है वेरिएबल ए में, तो आप कैसे लोगे, पहले आप यहाँ पर ए डाल दो, मतलब हम लोगों को भाई ए में इनपुट लेना है। तो अब इससे कैसे पता रहेगा कि ए कहाँ पर है, बिकॉज हम लोग को तो सामने दिख रहा है ना कि यहाँ पर ए है, लेकिन कंपाइलर को पूरे कंप्यूटर के पूरे मेमोरी में खोजना होगा जाके कि हमारा जो ए वेरिएबल है वो है कहाँ पर। तो हमारे लिए तो यहाँ पर सामने हमें दिख रहा है कि भाई ये देखो तो ये है, लेकिन कंपाइलर को थोड़ी पता ना कि वहां पर ए है, वो तो मेमोरी में जाके खोजेगा कि ए कहाँ है। तो आपको एड्रेस बताना होगा उसका कि ए कहाँ है। तो एड्रेस के लिए हम एम्परसेंड यूज करते हैं, एम्परसेंड डाल दिया। अब उसके बाद आपको स्कैनफ को बताना भी होगा कि ए किस टाइप का डेटा इनपुट में ले रहा है। तो उसके लिए हम लोग फॉर्मेट स्पेसिफायर डालते हैं। फॉर्मेट स्पेसिफायर डालने के लिए पहले आप डबल कोट्स डालो, उसके बाद परसेंटेज डालो, उसके बाद आई डाल दो बिकॉज ये इंटीजर डेटा टाइप स्टोर कर रहा है, उसके बाद क्लोज कर दो। तो ये हमारा हो गया फॉर्मेट स्पेसिफायर आपने लगा दिया डबल कोट्स के बीच में परसेंटेज आई बिकॉज ये इंटीजर डेटा टाइप ले रहा है। अब एम्परसेंड ए और ये फॉर्मेट स्पेसिफायर के बीच में एक कॉमा आता है, वो डाल दिया आपने, बस सिंपल। क्या, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, आप पहले स्कैनफ लिखो, ब्रैकेट डालो और सेमीकोलन डाल दो। स्टार्टिंग में आप लोग को ये सब बहुत ही मुश्किल लग सकता है कि कैसे क्या हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ना वो आपको इजीली आ जाएगा, फिर आपको हलवा लगेगा ये। तो आप पहले स्कैनफ लिख के ब्रैकेट खाली छोड़ देना, फिर आप उस वेरिएबल का नाम लिखना जिसमें आपको वैल्यू स्टोर कराना है। जैसे हमें स्टोर कराना था ए में तो हमने ए लिख दिया। फिर आप ए का एड्रेस डालोगे कि ए कंप्यूटर में तुम ढूंढोगे कहाँ, तो हमने एड्रेस डाल दिया, कंपाइलर का काम आसान कर दिया। अब क्या हमें डालना है, हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर डालना है क्योंकि हमें स्कैनफ को बताना है कि तुम किस टाइप का डेटा इनपुट कर सकते हो। तो हमने लगाया परसेंट दो डबल कोट्स, फिर परसेंटेज आई क्यों, क्योंकि हमें इंटीजर डेटा टाइप स्टोर कर रहे हैं। उसके बाद एक बीच में हमारा कॉमा आता है फॉर्मेट स्पेसिफायर और एम्परसेंड ए को
सेपरेट करने के लिए। तो इतना सिंपल है। प्रिंटफ आपको करना है तो प्रिंटफ के लिए भी आपको क्या प्रिंट कराना है, हमें ए प्रिंट कराना है। और उसके बाद प्रिंटफ को बताना होगा कि किस टाइप का डेटा आप प्रिंट करा रहे हो। तो हम उसके लिए फिर से फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करेंगे, हमने यूज किया। और अब दोनों को सेपरेट करने के लिए हम कॉमा यूज कर देंगे। स्कैनफ प्रिंटफ का दोनों का देखिए आप, अगर एक फॉर्मेट अगर आप देखिएगा तो दोनों का सेम है, बस डिफरेंस ये है कि यहाँ पर एम्परसेंड नहीं आता है। एम्परसेंड यहाँ क्यों नहीं दिए, हम यहाँ क्यों दिए, क्योंकि हमें बताना है ना कि कहाँ पर जाके तुमको स्टोर करना है वैल्यू। अब उसको जब पता चल जाए कि कहाँ वैल्यू स्टोर्ड है तो प्रिंटफ करने में फिर वो बार बार खोजेगा थोड़ी ना, वो तो सीधा प्रिंट करा देगा। इसलिए हम लोग यहाँ पर एम्परसेंड नहीं देते हैं। अब आउटपुट कराने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। आपको अगर कुछ मैसेज प्रिंट कराना हो, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर एक प्रोग्राम रन कर देता हूँ, ठीक है। अब जैसे कोई नया यूजर रहेगा जो प्रोग्रामिंग नहीं कर रहा है, जिसे प्रोग्रामिंग नहीं आती है, तो वो अगर देखेगा तो उसे पता नहीं चलेगा ब्लिंक कर रहा है, तो उसे पता ही नहीं चलेगा कि उसे करना क्या है। हम लोग को तो पता है भाई, हम लोगों को एक इंटीजर इनपुट कराना है। लेकिन अगर कोई तीसरा व्यक्ति आया, उसे थोड़ी ना पता है कि उसे इंटीजर इनपुट करना है। तो वो मान लो कुछ भी ऐसे एंटर कर दिया और हमने एंटर किया, तो कोड का लिखने का क्या फायदा। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम एक मैसेज प्रिंट कराते हैं, प्रिंटफ एंटर अ इंटीजर। प्रिंट फंक्शन का काम क्या है, प्रिंट कराना। तो हम यहाँ पर क्या प्रिंट करा रहे हैं, जो भी ये डबल कोट्स के बीच में आ रहा है, डबल कोट्स के बीच में जो भी आएगा प्रिंटफ उसे प्रिंट करा देगा। उसके बाद अगर आप कुछ लिखोगे तो वो प्रिंट नहीं होगा। देखो आप रेड लाइन बन गया, मतलब वो एरर है। तो आपको कुछ भी प्रिंट कराना है, आप डबल कोट्स के बीच में लिख दो। अब मैं फिर से प्रोग्राम रन करता हूँ, मैसेज आ रहा है एंटर इंटीजर। अब कोई तीसरा व्यक्ति आएगा तो उसे पता चलेगा अच्छा मुझे इंटीजर इनपुट करना है, तो वो इंटीजर इनपुट करेगा। फिर हम एंटर कर देते हैं, वो प्रिंट करा देगा। यहाँ पर प्रोग्राम में आई होप आप लोग समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर हो क्या रहा है। यहाँ पर लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन से समझते हैं। इंट एक वेरिएबल डिक्लेयर किया गया ए, जिसका डेटा टाइप इंट है, मतलब वो वेरिएबल ए है, वो इंटीजर डेटा टाइप स्टोर करेगा। फिर प्रिंटफ से हम लोग एक मैसेज प्रिंट कराएं, एंटर है इंटीजर। यहाँ पर देखो एंटर इंटीजर प्रिंट हो रहा है। उसके बाद स्कैनफ का काम क्या है, इनपुट लेना। जो भी यूजर ने टाइप किया उसने एज ए इनपुट लिया और कहाँ स्टोर करा दिया, ए में, क्योंकि एड्रेस हमारा ए का था। सेवेंथ लाइन में आइए, यहाँ पर प्रिंटफ क्या हो गया, ए में क्या स्टोर था, ये वाला वैल्यू जो यूजर दिया था, तो वही फिर प्रिंट हो गया। और फिर रिटर्न जीरो और प्रोग्राम हमारा खत्म। अब एक डाउट, रिटर्न जीरो क्या होता है, मैंने इसके बारे में आपको कहीं बताया नहीं। रिटर्न जीरो का मतलब जो भी फंक्शन है वो कुछ ना कुछ रिटर्न करता है। अगर आप मेरे सारे वीडियोस देख रहे हो तो आपको पता होगा एक प्रोग्राम में मैंने इंट सम किया था, फिर रिटर्न ए प्लस बी किया था, तो वही रिटर्न है ये। तो हम यहाँ जीरो क्यों रिटर्न करा रहे हैं, तो जीरो मतलब हमारा जो प्रोग्राम है उसमें जीरो एरर है। हम सिर्फ कंपाइलर को ये बता रहे हैं जो हमारा प्रोग्राम है उसमें जीरो एरर है, इसलिए रिटर्न जीरो। अगर आपको यहाँ पर एक कस्टम मैसेज प्रिंट कराना है, जैसे द वैल्यू ऑफ ए इज परसेंटेज ये और फिर स्लैश एन। कस्टम मैसेज मतलब मैंने बोला था ना कि डबल कोट्स के बीच में आप जो भी लिखोगे वो प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ डबल कोट्स के बीच में मैंने लिख दिया द वैल्यू ऑफ ए इज परसेंटेज आई। तो परसेंटेज आई नहीं प्रिंट होगा, क्या प्रिंट होगा, ए का वैल्यू। क्योंकि परसेंटेज आई, कंपाइलर समझ रहा है कि परसेंटेज आई मतलब यहाँ पर कुछ इंटीजर आना चाहिए। तो कौन सा इंटीजर आना चाहिए, ये ए। तो ए का वैल्यू उठा के परसेंटेज आई की जगह पर रख देगा और वो प्रिंट हो जाएगा। करके देखते हैं। एंटर है इंटीजर, हमने किया 23, एंटर द वैल्यू ऑफ ए इज 23। तो यहाँ परसेंटेज आई क्यों नहीं प्रिंट हुआ, 23 क्यों हुआ, क्योंकि परसेंटेज आई की जगह ए का वैल्यू आ गया, मतलब यहाँ पर ए उठ के परसेंटेज आई की जगह आ जाता। एक और मैं आपको चीज दिखाता हूँ, हम एक और वेरिएबल बना लेते हैं, इंट बी एंटर टू इंटीजर्स। इसको
कंट्रोल डी से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं तुरंत। अगर आप बिगिनर हो तो आप कॉपी पेस्ट एकदम मत करो, ये हाईली नॉट रिकमेंडेड है। आपको टाइपिंग स्पीड अपनी बढ़ानी होगी, इसलिए आप मत किया करो ये सब। एंड द वैल्यू ऑफ बी इज परसेंटेज डी कॉमा बी। अब देखो ये प्रोग्राम क्या कर रहा है, एक मैसेज डिस्प्ले होगा एंटर टू नंबर्स। हमने यहाँ पर दो वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है, इंट ए और बी। दोनों ए और बी वेरिएबल का डेटा टाइप इंट है। हमने एक मैसेज आउटपुट कराया एंटर टू इंटीजर्स। अब यूजर को पता चलेगा अच्छा मुझे दो नंबर्स एंटर करना है। पहला इनपुट स्टेटमेंट से क्या होगा, जो पहला नंबर आप इनपुट करोगे वो कहाँ जाके स्टोर होगा, ए में, कहीं और नहीं जा, वो बी में नहीं जा सकता है क्योंकि आपने एड्रेस दिया है ए का, तो वो बी में कैसे चला जाएगा। जैसे आप किसी को चिट्ठी लिखते हो, आप जहाँ एड्रेस डालोगे वहीं तो हो जाएगा ना, कहीं और थोड़ी ना चल जाएगा। लाइन 7 में आपने आप आए, यहाँ पर ने फिर से दूसरा नंबर जो है वो बी में जाके स्टोर हो जाएगा। फिर 8 लाइन में आप आए, यहाँ पर क्या प्रिंट हो रहा है, द वैल्यू ऑफ ए इज परसेंटेज आई नहीं प्रिंट होगा। यहाँ पर हम देखेंगे क्या प्रिंट होगा, एंड द वैल्यू ऑफ बी इज परसेंटेज डी। डी आई दोनों आप यूज कर सकते हो, मैं डी यूज करता था, इसलिए स्टार्टिंग मुझे बहुत कंफ्यूज किया इसने, इसलिए आप परसेंटेज आई यूज करो, ताकि परसेंटेज आई इज फॉर इंटीजर। परसेंटेज आई फिर स्लैशन। स्लैशन का क्या काम है, लाइन चेंज करना है और कुछ नहीं। और हमारा वेरिएबल ए और बी, हम प्रोग्राम रन करते हैं। हमने पहला एक नंबर दिया 23, एंटर। एंटर से आप दूसरा नंबर और एंटर कर सकते हैं। फिर आपने दूसरा नंबर दिया 56, फिर आपने एंटर किया। अब आप देखो मैसेज क्या डिस्प्ले हो रहा है, द वैल्यू ऑफ ए इज 23 एंड द वैल्यू ऑफ बी इज 56। तो पहला नंबर जो आपने एंटर किया था 23, मैंने बताया था वो ए में जाके स्टोर हो जाएगा, इसलिए द वैल्यू ऑफ ए इज 23 बता रहा है। और जो आपने बी सेकेंड नंबर 56 एंटर किया था वो कहाँ जाके स्टोर हो रहा है, बी में, इसलिए हमारा वैल्यू ऑफ बी इज 56। अब आप देखो यहाँ पर 23 की जगह यहाँ पर तो परसेंटेज आई है, और यहाँ 56 की जगह परसेंटेज आई है। तो अब समझे आप क्या हो रहा है, यहाँ पर ए जो है वो उठ के परसेंटेज आई पे चला जा रहा है, और बी उठ के परसेंटेज यहाँ सेकेंड वाला परसेंटेज आई पे चला जा रहा है। तो ये ऑर्डर्ड पेयर में ही होता है, ऐसा नहीं कि बी उठ के पहले वाला परसेंटेज आई में चला गया, ए उठ के सेकंड वाला परसेंटेज आई में चला गया। सिक्वेंशियली होता है, ए जाके यहाँ स्टोर होगा, बी जाके सेकंड वाले परसेंटेज आई में स्टोर होगा। रैंडमली कहीं भी कोई भी नहीं जाएगा, वो ऑर्डर्ड वे में जाएगा। इसलिए हमारा द वैल्यू ऑफ ए इज 23 हो जाएगा, द वैल्यू ऑफ बी इज 56 हो जा रहा। अगर मैं यहाँ पर स्वैप कर दूं, यहाँ पर मैं बी लिख दूं, यहाँ पर मैं ए लिख दूं, अब बोलो अब क्या हो, हमारा जो नंबर हम एंटर करेंगे 23 वो ए में ही स्टोर होगा, जो बी 56 करेंगे वो बी में ही होगा, क्योंकि एड्रेस हमारा ए और बी का ही है रेस्पेक्टिवली। लेकिन मैसेज क्या प्रिंट होगा, द वैल्यू ऑफ ए इज परसेंटेज आई, यहाँ पर क्या चला जाएगा, बी चला जाएगा। तो हम द वैल्यू ऑफ ए इज 56 दिखेगा हमें नेक्स्ट बार में, और द वैल्यू ऑफ बी इज परसेंटेज आई। अब जो सेकंड में ए आ रहा है तो ये सेकंड वाले आई में चला जाएगा लाइन बाय लाइन। तो अब द वैल्यू ऑफ बी इज हमें 23 उल्टा हो जाएगा। प्रोग्राम रन करके देखते हैं, हमारा था 23 और 56। देखो द वैल्यू ऑफ ए इज 56 दिखा रहा है, द वैल्यू ऑफ बी इज 23 दिखा रहा है, जबकि ए का तो वैल्यू 23 था, ए का वैल्यू हमने 23 दिया था, और बी का वैल्यू 56 था। तो फिर ये उल्टा क्यों हो जा रहा है, क्योंकि मैं आपको इससे ये समझा रहा हूँ कि जो बी और ए, आप यहाँ जितना भी आर्ग्यूमेंट पास करोगे, जितना भी आप यहाँ वेरिएबल रखोगे, वो अपनी जगह पर जाके अरेंज होगा लाइन बाय लाइन। पहले बी आया तो बी जाके परसेंटेज आई में, फिर सेकंड में ए आ रहा है, फिर वो सेकंड परसेंटेज आई में जाएगा। समझ रहे हो, तो ये एक ऑर्डर्ड पेयर में होता है, रैंडमली इधर से उधर कोई भी जंप नहीं कर सकता है। तो अब आप ये मत समझ लेना इससे कि भाई ए का वैल्यू 56 हो गया, बी का वैल्यू 26, नहीं, वैल्यू अभी भी वही है। बस आप जहां पर ये परसेंटेज आई प्लेस करोगे और जहां पर ये प्लेस करोगे उसके हिसाब से आपका आउटपुट हो जाएगा। तो आप ऐसे समझ लो कि अगर मैं थर्ड पर्सन रहता, मुझे प्रोग्रामिंग नहीं आता है, मैंने यहाँ पर ए को 23 डाला था, बी को 56, तो जब मेरा आउटपुट आएगा तो ए 56 हो जाएगा और बी 23। तब मैं जाके प्रोग्रामर को डैश डैश करूंगा कि भाई
ए मैंने 23 डाला था तो 56 क्यों दे दिया तूने, बी 56 डाला था तो 23 क्यों दे दिया। तो यहाँ पर आप एरर नहीं कर सकते हो, आपको यहाँ संभल के वेरिएबल नेम देना होगा। आप देख लो कि कहाँ क्या जाके सेट हो रहा है, किस पोजीशन पे क्या जाके सेट हो रहा है, तो उस हिसाब से हमारा आउटपुट आएगा। तो यहाँ पर आई होप मैंने बहुत डिटेल में आपको समझाया कि इनपुट और आउटपुट क्या होता है, कैसे वर्क करता है, स्कैनएफ क्या होता है, प्रिंटएफ क्या होता है, फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है। तो मैं इसके कुछ क्वेश्चंस आपको डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसे सॉल्व करना, उससे आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप कोडिंग, बाय बाय।